सरकार वर्सेस राज्यपाल, ये झगड़ा बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया है। राज्यपाल के सामने तीन ऑप्शन रखे गए हैं, तो वो तीन ऑप्शन क्या हैं, कौन जीता, सरकार जीती या राज्यपाल जीते, इसको पूरा इत्मीनान से आपको इस वीडियो में समझाएंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार ज्ञानंद सिंह जी जुड़ रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज फैसला सीजीआई की जो संवैधानिक बेंच है उसके सामने क्या हुआ है। ज्ञानंद जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, फैसला जो आया है उस पर तो बात करेंगे, मगर जो आम व्यक्ति है, जिसको एक गवर्नर साहब दिखते हैं, एक सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उसके बीच का झगड़ा नॉर्मली तो अखबारों में पढ़ते रहते हैं, ऐसे चलती रहती हैं चीज़ें, मगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आना, तो जो परसेप्शन की बात होती है कि गवर्नर बड़ा है या सरकार बड़ा है, और अब ये फैसला आया है, तो आम आदमी इसको कैसे समझे? देखिए, डेमोक्रेसी में ये जो आपसी कन्फ्लिक्ट है, ये पहले भी होती आई है। इसी केस में एक जजमेंट का जिक्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर ने कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लेजिस्लेचर में समन कर लिया था कंटेम्प्ट में। तो उसके बाद भी एक एडवाइजरी ओपिनियन आई थी, और ये दूसरी बार ये मुद्दा आया है जिसमें इस तरह की कन्फ्रंटेशन जो लेजिस्लेचर है और गवर्नर के बीच में हुआ है। और ऐसा कन्फ्रंटेशन जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ राज्य सरकारें हैं, और अब पुराने ज़माने में जब सीधे एक पार्टी वन पार्टी गवर्नमेंट होती थी ज़्यादातर जगह पे, अब जो कोalition पॉलिटिक्स और रीजनल पार्टीज़, इसमें हमारा जो ढांचा है, जो फेडरलिज्म का ढांचा है, इसमें कन्फ्लिक्ट होती हैं। और ये जो मुद्दा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आया, जो स्टेलमेट हो गया था बिटवीन द गवर्नर एंड द लेजिस्लेचर, दोनों ही संविधान में अहम पिलर्स हैं। तो इस समय पे ये एडवाइजरी ओपिनियन आना, और प्रेसिडेंट ने जो ये ओपिनियन मांगा सुप्रीम कोर्ट से, तो इस कन्फ्रंटेशन को डिफ्यूज करने के लिए आया था। और मेरा मानना है कि काफ़ी आगे समय तक ये जो कन्फ्रंटेशन था बिटवीन द लेजिस्लेचर और गवर्नर सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। हमारे देश में कई राज्य हैं जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट होंगी, गवर्नर, और ऐसे में कन्फ्लिक्ट होगा। और आगे इस जो ओपिनियन है उस अहम भूमिका निभाएगा। इस जो ग्रे एरियाज हैं उनको इसने दूर किया है। बिल्कुल सर, आप संवैधानिक स्ट्रक्चर भी समझते हैं। उसके अनुसार शक्तियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन ऊपर रहेगा? मतलब गवर्नर रहेंगे, सरकार रहेगी, इसको कैसे देखना चाहिए आम व्यक्ति को? देखिए, अगर संविधान को आप देखें तो संविधान में सिर्फ दो ही पद ऐसे हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि ओथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सर्व एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करेंगे, संविधान के तहत चलेंगे, ऐसा ओथ होता है। जब ओथ देखेंगे, उसी से ये पावर स्ट्रक्चर जो संविधान ने इनविसाज किया है इन बॉडीज के लिए, तो वो दिखता है। वो इसलिए ऐसा दिखता है, हालांकि कोऑपरेशन है सारे उसमें, बट ये इसलिए दिखता है कि जो संविधान है वो सुप्रीम है। तो लेजिस्लेचर कई बार, अगर दायरा, वो उनका ओथ होता है टू ओ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उससे वो दायरे से बाहर जाएंगे तो एक हमारे देश में राष्ट्रपति और दूसरा गवर्नर, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ नहीं लेते। तो उस संदर्भ में देखें तो एक अहम भूमिका गवर्नर हमारे फेडरलिज्म में निभाता है। और हमारा एक यूनिटरी फेडरल जो सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। देश में एकता, अखंडता, जिस समय हमारा जो संविधान बना उस समय आपको पता होगा कई प्रिंसिपली स्टेट्स थे, तो इधर उधर जा रहे थे। तो उस समय जो हमने फेडरलिज्म को चुना, अमेरिकन जो फेडरलिज्म था उसको एग्जैक्टली नहीं चुना, थोड़ा यूनिटरी बायस चुना, जिसके तहत गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है। और उस संविधान की जो मूल ढांचा है और संविधान का वायलेशन नहीं हो, उसके लिए ये दो अहम कड़ियां हैं। उसी के संदर्भ में जितने भी संविधान में पावर्स दिए गए हैं
उसी के तहत इंटरप्रेट होता है, उसी धारणा को ध्यान में रख के कोर्ट भी इंटरप्रेट करती है। बिल्कुल। अब सब थोड़ा फैसले पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग भी उत्सुक हो रहे होंगे कि फैसला जो है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और फैसला आखिर है क्या। बताया गया कि गवर्नर को 3 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो फिर आप खुद से बिल पास कर दीजिए, मतलब ओके कर दीजिए, या फिर रिव्यू के लिए सरकार के पास भेजिए, या फिर राष्ट्रपति के पास। मुझे लगता है ये तो पहले भी था। तो फैसला क्या आया, और जो डेडलाइन की बात थी, जो पहले फैसला आया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, एक डेडलाइन तय कर दी गई थी। अब ये फैसला कैसे देखें इसको। देखिए, आपने सही बताया कि पहले भी संविधान में भी ये लिखा हुआ है, इधर वो एसेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे या राष्ट्रपति के पास रेफर करेंगे। तो जो बीच वाला पोर्शन है, अभी 3 बिंदुओं पे था कि या तो वो एसेंट दे देते हैं, बिल आता है लेजिस्लेचर से, दूसरा ये विदहोल्ड कर लेते हैं, तीसरा कि वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं अगर किसी संवैधानिक दायरे से बाहर जा रहा है, किसी कानून है उसके बाहर जा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो जो मुख्य जो कड़ी था, बीच वाला था, जो विदहोल्ड एसेट, वहां पे गवर्नर लेकर अगर बिल को बैठ जाते हैं, तब आप करेंगे क्या। और हम्म। जब जाए आप जो हमारे संविधान में कोई टाइम लिमिट तो दिया नहीं है, इसलिए नहीं दिया है कि विदेशों से जब हमने संविधान बनाया था तो बाहरी जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से हमने लिया, कई जगह पे पॉकेट वीटो का प्रावधान है कि अगर प्रेसिडेंट या चाहे तो बिल को लेकर पॉकेट पे रख लेता है। आपको पता होगा पोस्टल बिल ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी के समय अपने पास रख लिया, आज तक वो नहीं आया, जो कि हम्म। पार्लियामेंट ने पास किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। हम्म। तो वो पॉकेट वीटो का मतलब ही ये था कि कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। तो इस केस में काफी हद तक, क्योंकि अब हम मेच्योर डेमोक्रेसी हो गए हैं, फेडरलिज्म हमारा काफी हद तक मेच्योर हो गया, तो उस जो बिंदु था विदहोल्ड को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डिफ्यूज किया है, बहुत सही ढंग से इंटरप्रेट किया है। कहा है कि विदहोल्ड करने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने पास रख ले, उनको हम्म। अपने कमेंट के साथ वापस लेजिस्लेचर को भेजना है। हम्म। लेकिन अगर लेजिस्लेचर दोबारा सेम चीज रिकंसिडरेशन के पास इनके पास भेज देती है, तो जो आम धारणा ये थी कि दोबारा प्रोसेस में गवर्नर बाध्य होगा साइन करने के लिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, दोबारा अगर सेम बिल आ जाता है तो इस बार गवर्नर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। हम्म। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा राष्ट्रपति के लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का अब ये जो फैसला आया है, उसका कोई कोई असर राष्ट्रपति पर भी पड़ने वाला है। हाँ, जो इसमें अब जो हम विदहोल्ड की बात कर रहे थे उस पे अब ये तो प्रोसेस उन्होंने ले डाउन कर दिया, अभी भी टाइम लिमिट नहीं सेट किया गया है। तो कहानी ये थी, जो पहले जो डिस्प्यूट हुआ था जिसको लेकर कि हम्म। गवर्नर लेकर बैठ गए थे, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हम प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकते। हम्म। और जो इसके पहले जो बेंच में टाइम लिमिट सेट किया गया था, वो आर्टिकल 142 जो विशेषाधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत किया गया था। तो उसमें ये बताया गया कि वो जो विशेषाधिकार है, हम उस संदर्भ में यूज नहीं करेंगे जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि टाइम लिमिट, जब संविधान के रचयिता जो थे उन्होंने टाइम लिमिट नहीं सेट किया, तो हम अपने विशेषाधिकार से वो नहीं करेंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, लेकिन ये हम्म। कहा है कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होगा तो केस बाय केस, किसी एक केस में, जैसे इस केस में जो कंट्रोवर्सी हुई इसीलिए हुई कि तमिलनाडु में डिले हो रहा था और जी। ये सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में रिलीफ अगर दिया होता कि इस केस में जो गवर्नर ने किया गलत किया और ये हम गवर्नर को ये इतने दिन में कर देना चाहिए था, तो वो काफी हद तक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में बूमरैंग नहीं होता। उसमें क्या किया गया कि हमेशा के लिए संविधान में टाइम लिमिट इंसर्ट कर दिया गया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को उक्त टाइम में करना होगा। ये जो मुद्दा आया, इससे पूरी देश के संविधान पे असर पड़ा, प्रेसिडेंट के पावर पे असर पड़ गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत पाया है। मतलब जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो 5 जजेस हैं, तो पहले के छोटे बेंच में था, तो अब उसको हम्म। गलत पाया है और ये कर दिया। लेकिन एक विंडो खोला है कि इंडिविजुअल केस में अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक केस में सचमुच अगर गलत हो रहा है, तो
उस केस में आएंगे, उसमें कोर्ट स्टडी करेगी कि क्यों डिले हो रहा है, उसमें अप्रोप्रिएट मैंडेमस इशू होगा। बिल्कुल, मतलब डेडलाइन नहीं तय की है, पर यह तय कर दिया है कि ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कोई बिल अनंत काल लेकर बैठे रहें और उससे जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार उसका काम बाधित हो। तो ऐसे इंडिविजुअल केसेस उसका में सुप्रीम कोर्ट हाँ सुनवाई करेगा, कोर्ट सुनवाई करेंगे। हाँ, उस केस में अगर गलत हुआ है तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। उस केस में अगर उस पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति ने कुछ अगर गलत किया है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, सुधार करेगा। लेकिन उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखा गया है, क्योंकि संविधान में उस पोस्ट के लिए भी लिखा है कि वो अपने काम के लिए कोर्ट में जवाब देने के बाध्य नहीं है। तो उस पोस्ट को बचाए रखा है। जो इंडिविजुअल उस पोस्ट में अगर कहीं पे गलती हो रही है तो उसको सुधारने के लिए कोर्ट बैठा हुआ है। और इसी में एक कड़ी में ये भी बोला है कि जो गवर्नर ने के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो जी। वो एक्सेंट दे देते हैं या विड्रॉल करते हैं या प्रेसिडेंट के पास। इस समय पे गवर्नर क्या कर रहा है वो उसका डिस्क्रिशन है। उस डिस्क्रिशन में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त अदरवाइज भी वो बिल का स्टेज है। जब तक कानून का जामा नहीं पहन लेता कोई चीज तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। अच्छा, एक बीच में बहुत खबर बनी थी जब वो डेडलाइन का फैसला आ गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के 14 सवाल पहुंचते हैं, तो उन 14 सवालों के जवाब मिले क्या जो फैसला आया उसमें? नहीं नहीं, 14 सवालों के जवाब नहीं मिले, बट मैं ये मानता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी थी हम्म। आ, उसका जवाब मिल गया है। मेरा मानना है कि 14 सवाल, कुछ सवाल ऐसे थे जो कि इस कंट्रोवर्सी से लिंक्ड नहीं थे। हम्म। हम्म, और शायद इसलिए भी किया गया हो क्योंकि जो फैसला आया था उसके खिलाफ सरकार के पास एक विकल्प, कानूनी विकल्प था कि वो रिव्यू में जा सकती थी, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकती थी। हालांकि वो जो विकल्प था उस जजमेंट को सरकार ने चैलेंज नहीं किया। उसने स्पेशल जो पावर है एडवाइजरी ओपिनियन का, राष्ट्रपति ने उपयोग किया। तो इस मुद्दे पे भी बहस हुई थी कि जब वहाँ पे सरकार के पास ऑप्शन था, जो हमारे आपके सबको पता है कि अगर कोई जजमेंट आपको पसंद नहीं है तो आप रिव्यू में जाएंगे, उसके बाद क्यूरेटिव में जाएंगे, लार्जर बेंच के पास जाएंगे। तो वो ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करके सरकार इधर आई थी, तो इसलिए कुछ सवाल और भी थे उस जजमेंट से बाहर के, तो उनका जवाब उचित नहीं समझा। जैसे उसमें से एक अहम सवाल था आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 सर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है। तो उसको आज भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी लिमिट में नहीं बांधा, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। और इसलिए भी रखा है क्योंकि कई बार अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होंगी जहां 142 को यूज करके कई जजमेंट्स दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो जिरह हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार क्या पक्ष रख रही थी, किसका पक्ष रख रही थी? कई अन्य राज्य सरकारें भी इसमें जुड़ी थी। शुरुआत तो तमिलनाडु के मामले से हुई थी, पर कई अन्य राज्य सरकारें भी अपना पक्ष रखने आई थी। बीजेपी शासित राज्य भी थे, विपक्षी शासित राज्य भी थे। तो थोड़ा अगर उस जिरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहें, क्योंकि लोगों को बड़ा उत्सुकता रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बहस हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ओबियसली जो बहस हुई उसमें मुख्य जो बिंदु होना भी था ऐसा ही कि जो ये बेसिकली अगर आप इसको बढ़िया से अगर सही मायने में देखें तो ये सेंटर और स्टेट के बीच की जो आपसी कन्फ्लिक्ट होती है वो वैसी डिस्प्यूट थी। तो ओबियसली जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो रहेंगे, जो सेंटर में अगर उन पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट हैं जहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, तो वो भी अब स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को भी अपने अधिकार दिए हुए हैं। तो अगर गवर्नर वो लेजिस्लेटिव के तरफ से थे और उन्होंने पहला तो ऑब्जेक्शन यही लगा था कि राष्ट्रपति क्यों, एडवाइजरी ओपिनियन क्यों। एडवाइजरी ओपिनियन उस संदर्भ में आता है जब किसी कानून या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे कंफ्यूजन हो तो राष्ट्रपति उस पर क्लैरिफिकेशन मांगती है। लेकिन ये एक जजमेंट से उत्पन्न हुआ था और इसीलिए जजमेंट के रेमेडी इनकी अलग थी। तो लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मेरे हिसाब से सही ही था। तो उसमें फैसला में है कि
क्योंकि ये फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि इन बिंदुओं पे फैसला हो। और मेरा भी मानना है कि सही किया, क्योंकि एक एडवाइजरी ओपिनियन से कई लिटिगेशन का अंत खात्मा होगा। आगे कई लिटिगेशन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एडवाइजरी ओपिनियन जो जनरल हमारा मानना होता है कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती। रियल सेंस में हम ऐसे ही मानते हैं, और हम जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं वही बोलेंगे कि रिकमेंडेशन होता है। राष्ट्रपति जब सवाल पूछे, जरूरी नहीं कि वो उसको माने। लेकिन इस जजमेंट में ये क्लियर कर दिया गया है इस ओपिनियन में कि एडवाइजरी ओपिनियन, चूंकि 5 जजेस का ओपिनियन होगा, तो ये बाइंडिंग होगा जजमेंट्स पे। तो आगे जो फैसले आएंगे इसी आधार पे आएंगे। और जो मेन जो बिंदुओं पे बहस हुई वो फेडरलिज्म को लेके हुई, कि स्टेट्स के पावर को मैलाफाइड वे में गवर्नर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को के डायरेक्शंस पे इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संवैधानिक बिंदु पर गई। और एक जो अहम टेक अवे फ्रॉम दिस जजमेंट है कि हम अभी तक जो संवैधानिक फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले लेता है, उसमें आज भी 75 साल से ज़्यादा हो गए, बट आज भी चूंकि हमने संविधान कई जगहों से लिया है। आपको भी पता होगा कि वेस्टमिंस्टर जो है यूके के सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, जहाँ तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की है। कई प्रावधानों को हमने यूएस से लिया है, जहाँ मौलिक अधिकार, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस, इन सबको। तो इसमें ये भी बाहर के प्रेसिडेंट्स को भी साइट किया गया था। अब उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है वो बहुत ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वेस्टमिंस्टर जिसको यूनाइटेड किंगडम में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वेस्टमिंस्टर में क्या है, वो सिस्टम भी हमारे संविधान में लिया गया है, यूएस भी लिया गया है। यूके में क्या है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम है। जी। और यूएस में क्या है कि जुडिशरी सुप्रीम है, क्योंकि यूएस एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर स्टेट और उसमें झगड़ा होता है तो जुडिशरी को डिसाइड करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है यहाँ यूके में। तो अगर दोनों संदर्भ में लेंगे तो इंटरप्रिटेशन में फर्क आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, अभी तक जितने भी इंटरप्रिटेशन हुए, क्योंकि हमने संविधान आयरलैंड से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, यूके से लिया, सब जगह से लिया, तो इंटरप्रिटेशन में भी उनका इस्तेमाल होता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ना हम वेस्टमिंस्टर से जाएंगे, ना हम यूएस से जाएंगे। हमारा जो संविधान है वो स्वदेशी है। हम एक स्वदेशी, अब जो 75 साल में हम ने एक स्वदेशी ढांचा तैयार कर लिया है। और हमारी जो ये रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, अब ये स्वदेशी संविधान हमारा सामने आ गया है। और इसका जिक्र करके उन्होंने बोला कि हमारे सिचुएशन, हमारे जो सिस्टम है पिकुलियर है, और हम अपने स्वदेशी ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। बिल्कुल। आखिरी मेरा सवाल आपसे है, जो जनता सोचती है जिस तरीके से, एकदम आम व्यक्ति की तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोई फैसला आता है तो जनता देखती है कि कौन जीता कौन हारा। तो यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं, जो बिल अपना राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजती हैं, वो जीती, या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति कह लें, कौन सा पक्ष जीता है? देखिए, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं और किसी राज्य के नहीं हैं। तो हमारे हित में है कि ये कन्फ्रंटेशन ना हो, संविधान के तहत सारे ऑर्गन्स चलें। उस ढंग से देखें तो संविधान जीता, और संविधान जीता तो जनता जीती। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानंद जी, जिन्होंने पूरा इत्मीनान से हमको समझाया कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था गवर्नर वर्सेस राज्य सरकारों का, ये झगड़ा चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है। आपने भी इत्मीनान से पूरा समझा, जाना। आपकी इस पर क्या राय है, फैसले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।